welcome back to our channel Made Humanities Easy. In this video we have discussed further about Mesopotamia. So the topic is literacy in Mesopotamia. Kings and very few could read and write. सिर्फ कुछ राजा महाराजा और कुछ लोग ही पढ़ और लिख पाते थे. There were hundreds of signs to learn and many of these were complex. वहाँ पे बहुत सारे साइंस थे याद करने के लिए और कुछ उसमें से कॉम्प्लेक्स थे. If a king could read, that was recorded in his boastful inscriptions. अगर एक राजा पढ़ पाता था या लिख पाता था तो वो रिकॉर्ड हो जाता था उसके इंस्क्रिप्शंस में, उसके जहाँ भी उसका रिकॉर्ड होता था वहाँ पे. It was kingship that organized trade and writing. नेक्स्ट टॉपिक है अर्बनाइजेशन इन सर्दर्न मेसोपोटामिया. कैसे अर्बनाइजेशन हुआ सर्दर्न मेसोपोटामिया में. बाय 5000 BCE सेटलमेंट्स बिगेन इन मेसोपोटामिया. 5000 BCE के अप्रॉक्स सेटलमेंट शुरू हो गया था मेसोपोटामिया में. सर्दर्न मेसोपोटामिया में 3 काइंड ऑफ सिटीज़ बनी. जो पहली सिटी थी जो डेवलप हुई थी टेम्पल्स के अराउंड, वो थी उरुक. दूसरी सिटी थी उर जो डेवलप हुई थी एक सेंटर, ऐसा सेंटर बना था ट्रेड के लिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए. इंपीरियल सिटीज़ थी मारी. तो हमारे पास 3 सिटीज़ हैं, उरुक, उर और मारी. ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि ट्रेड के सेंटर ट्रेड का जो है वो कौन सी सिटी थी, किस सिटी से ट्रेड होता था. तो उर के लाइफस्टाइल के बारे में भी आता है जो हम आगे डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट है द अर्लीस्ट नोन टेम्पल वॉज अ स्मॉल श्रेन मेड अप ऑफ अनबेक्ड ब्रिक्स. स्मॉल जो श्रेन होती थी जहाँ वो लोग पूजा करते थे, वो जो टेम्पल्स होते थे वो बनते थे अनबेक्ड ब्रिक्स से. टेम्पल्स वर द रेजिडेंस ऑफ वेरियस गॉड्स. जो टेम्पल था वो होम टाइप का था अलग अलग गॉड्स के लिए, उनके जो गॉड जिनको मानते थे. और जो है वो मून गॉड को मानते थे. इनाना है जो गॉडेस है लव एंड वॉर की. 1 मार्क क्वेश्चन में आ सकता है कि हु इज़ इनाना. इनाना द गॉडेस ऑफ लव एंड वॉर. नेक्स्ट वी हैव टू स्टडी कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स इन मेसोपोटामिया. कैसे कैसे कंस्ट्रक्शन था जो मेसोपोटामिया का, वहाँ पे कैसे आर्किटेक्चर ने कैसे कर रखा था. टेम्पल ऑलवेज हैड देयर आउटर वॉल्स गोइंग इन एंड आउट एट रेगुलर इंटरवल्स. जो टेम्पल थे जो उनकी वॉल्स थी वो इन एंड आउट होती रहती थी अलग अलग इंटरवल पे. उनका रेगुलर इंटरवल रहता था, वो बाहर जाती थी अंदर आती थी, ऐसे ऐसे होती रहती थी. नेक्स्ट है गॉड्स वॉज द फोकस ऑफ वर्शिप. जो गॉड्स थे वो उनको वर्शिप करते थे लोग. तो पीपल उनके लिए क्या ले जाते थे, ग्रेन, कर्ड और फिश. प्रोडक्शन प्रोसेसेस सच एज, वहाँ पे प्रोडक्शन प्रोसेसेस जो होती थी वो थी ऑयल प्रेसिंग, ग्रेन ग्राइंडिंग, स्पिनिंग एंड वीविंग ऑफ वुलन क्लोथ्स डन इन टेम्पल. ये सब टेम्पल में प्रोडक्शन प्रोसेसेस होती रहती थी. टॉपिक इज़ लाइफ इन द सिटी ऑफ उर. ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द लाइफ, कैसी लाइफ थी उर की. इन मेसोपोटामियन सोसाइटी द न्यूक्लियर फैमिली वॉज अ नॉर्म. न्यूक्लियर फैमिली वहाँ के नॉर्म था, वहाँ का न्यूक्लियर फैमिली ही रहती थी. न्यूक्लियर फैमिली में कौन कौन आते हैं, मैरिड सन, उसकी फैमिली, वो अपने पेरेंट्स के साथ रहते थे. द फादर वॉज द हेड ऑफ द फैमिली. जो वहाँ के फादर थे वो हेड होते थे फैमिली के. इट वॉज अ बिग सेक्शन. न्यूक्लियर फैमिली का जो सेक्शन था वो बहुत बड़ा था. फादर की जो हाउस होती थी, हर्ट्स, फील्ड्स, ये सब जो होते थे वो इनहेरिट कर दिया जाता था सन को. ठीक है. One of the earliest cities to have been excavated in Mesopotamia. उर जो है वो एक पहली सिटी थी ऐसी जिसको एक्सकवेट किया गया था मेसोपोटामिया में. किस किस ने इसको एक्सकवेट किया था वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे. ये भी 1 मार्क क्वेश्चन में आ सकता है कि हु एक्सकवेटेड उर. Narrow winding streets indicate that wheeled carts could not have reached many of the houses. और वहाँ पे ऐसी पतली पतली स्ट्रीट्स जाती थी, आपने अपने चैप्टर में देखा ही होगा. जैसे इस डायग्राम में दे रखा है, बहुत पतली पतली स्ट्रीट्स जा रही थी वहाँ से, जिससे ये होता था कि वो इंडिकेट करते थे कि कभी जो व्हील कार्ट्स होते थे वो कभी रीच ही नहीं हुए होंगे कुछ हाउसेस तक, क्योंकि इतनी पतली पतली थी, वहाँ तक जा ही नहीं सकते वो. देयर वर नो स्ट्रीट ड्रेन्स. और हाउस प्लानिंग भी नहीं थी, कोई स्ट्रीट ड्रेन्स भी नहीं थे वहाँ पे. सैक ऑफ ग्रेन्स, जो बोरी होती थी गेहूँ की, और फायरवुड जो होते थे वो डंकी के बैक पे आते थे. Light came into the rooms not from windows but from doorways opening into courtyard. जो लाइट होती थी वो रूम्स में विंडो से नहीं आती थी, लेकिन कहाँ से आती थी, वो डोरवेज, जो डोर होते थे वो कोर्टयार्ड में खुले रहते थे, उसके थ्रू लाइट्स आती थी. सुपरस्टिशंस भी देखने को मिले अबाउट हाउसेज एज रिकॉर्डेड इन ओमान टैबलेट ऑफ उर. ओमान टैबलेट जो है उर की, उसमें बहुत सारे सुपरस्टिशंस भी लिखे गए हैं. बहुत सारे सुपरस्टिशंस देखने को मिलते हैं, जैसे रेज थ्रेशोल्ड. थ्रेशोल्ड अगर आपका रेज्ड है तो उसका मतलब है कि आप वेल्दी हो.
फ्रंट डोर दैट डिडंट ओपन टुवर्ड्स अनदर हाउस। अगर आपका जो मेन गेट है, फ्रंट डोर है, सामने वाला डोर, उसको अगर वो किसी और के सामने, हाउस के सामने नहीं खुल रहा है तो उसका मतलब आप लक्की हो। तो वो लोग इन सब को मानते थे और ये सब नहीं करते थे कि उनको रेश करना थ्रेशोल्ड ताकि वो वेल्दी बन सके। और मेन वुडन डोर जो होता था, अगर वो आउट बाहर की तरफ खुल रहा है तो उसका मतलब है कि वाइफ जो है वो टॉर्चर है अपने हस्बैंड के लिए। सो बहुत सारे सुपरस्टिशंस हैं जिनको वो मानते थे, और ऐसा बताया गया ओमान टैबलेट में। फ्लो चार्ट ऑफ लाइफ इन द सिटी ऑफ और ऑल्सो, सो इफ़ यू मेक दिस फ्लो चार्ट इन योर पेपर, सो इट विल इम्प्रेस योर टीचर। सो उर जो है एक्सकवेट हुआ था 1930 में। उसमें एब्सेंस थी टाउन प्लानिंग वहाँ पे थी ही नहीं, तो उसकी कमी थी, जिससे नैरो स्ट्रीट्स हो गए, इरेगुलर शेप ऑफ हाउस प्लॉट्स हो गए और कोई भी स्ट्रीट ड्रेस नहीं थी। वेस्ट वाटर जो होते थे सम्स में जाते थे। सम्स क्या होते हैं? तो सम्स जो होते हैं वो एक कवर्ड बेसिन होते हैं इनटू द ग्राउंड इनटू विच वाटर एंड सीवेज फ्लो। जो सम्स होते हैं वो एक कवर्ड बेसिन होते हैं ग्राउंड में, जिसमें वाटर और सीवेज फ्लो करता था। और सुपरस्टिशंस तो हमने बताया ही, जिसमें रेस, थ्रेशोल्ड, फ्रंट डोर, मेन वुडन डोर होते हैं। कुछ एस्पेक्ट्स थे सोशल लाइफ के अर्बन एरिया में। क्या थे? रूलिंग और अलाइड कैटेगरी के लोग वहाँ रहते थे। ये एक स्मॉल सेक्शन था। जैसे हमने अभी पहले पढ़ा था कि जो न्यूक्लियर फैमिली है वो एक बिग सेक्शन के रूप में देखा गया था अर्बन एरिया में, लेकिन जो रूलिंग और अलाइड कैटेगरी है वो स्मॉल सेक्शन थी। हैड मेजर शेयर ऑफ वेल्थ, बहुत शेयर वेल्थ का उनके पास बहुत कमी नहीं थी। एनर्मस रिचेस बियर्ड विद सम किंग्स एंड क्वींस। जो रिचेस थे उनके, वो बहुत, मतलब जब वो मर जाते थे, उनकी डेथ हो जाती थी, तो उनको दफना दिया जाता था उनके रिचेस के साथ, जिसमें ज्वेलरी देखने को मिली, गोल्ड वेसल्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट और डैगर्स ऑफ गोल्ड। नेक्स्ट है प्रोसीजर फॉर मैरिज। मैरिज का क्या प्रोसीजर होता था मेसोपोटामिया में? तो फर्स्ट है डिक्लेरेशन ऑफ विलिंगनेस टू मैरी। शादी करने के लिए डिक्लेयर करना कि हाँ वो इच्छुक हैं या नहीं है, विलिंगनेस देखना। कंसेंट ऑफ ब्राइड पेरेंट, फिर ब्राइड के जो पेरेंट्स होते थे उनका कंसेंट लेना। अ गिफ्ट गिवन बाय ग्रूम्स पीपल टू ब्राइड, जब कंसल्ट हो जाता था, डिक्लेयर हो जाता था, तो जो गिफ्ट है ग्रूम पीपल वो ब्राइड के पेरेंट्स को देते थे। एक्सचेंज ऑफ गिफ्ट्स, फिर गिफ्ट्स एक्सचेंज होते थे बोथ पार्टीज़ के द्वारा आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ मैरिज। जब ये हो जाता था कि हाँ डिक्लेयर है, कंप्लीट है मैरिज, तो एट टुगेदर एंड ऑफरिंग इन अ टेम्पल, तो वो खाना खाते थे, एट करते थे और ऑफरिंग करते थे टेम्पल में जाके। वेन मदर इन लॉ केम टू फैच द ब्राइड, जब मदर इन लॉ जो होती थी वो आती थी ब्राइड को लेने के लिए, तो जो ब्राइड है वो अपना शेयर, जो इनहेरिटेंस होता है, अपने फादर के द्वारा ले लेती है। व्हाट इज़ द बाइबल डिपिक्ट अबाउट फ्लड? ये क्वेश्चन आ सकता है 2 मार्क में, 3 मार्क में, कि जो बाइबल है वो क्या डिपिक्ट करती है फ्लड के बारे में। So according to the holy book of Christian, that is the Bible, the flood was meant to destroy all forms of life on the earth. However, God chose a man Noah to ensure that life must go on after the flood. क्या है जो होली बुक है क्रिश्चियन की, जो बाइबल है, उसमें फ्लड का क्या मतलब है कि जो सारा जो लाइफ होता है उसको डिस्ट्रॉय कर देती है, ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ह्यूमन बींग, सबको डिस्ट्रॉय कर देती है। लेकिन जो गॉड है उसने एक मैन लिया नोआ, जिनका नाम था नोआ, टू चूज टू इंश्योर दैट लाइफ मस्ट गो ऑन आफ्टर द फ्लड। नोआ ने बताया कि जो लाइफ है वो फ्लड के बाद भी चल सकती है, क्योंकि उसने सेव किया था उन लोगों को फ्लड के ड्यूरेशन में। नेक्स्ट है हाउ डज द डिवीजन ऑफ लेबर द मेन फीचर ऑफ अर्बन लाइफ। जो हमने पढ़ा था डिवीजन ऑफ लेबर हुआ था, वो कैसे मेन फीचर है अर्बन लाइफ का। डिवीजन ऑफ लेबर इज एसेंशियल टू इकोनॉमिक प्रोग्रेस बिकॉज इट अलाउज द पीपल टू स्पेशलाइज इन द पर्टिकुलर टास्क। जो डिवीजन ऑफ लेबर है वो एसेंशियल है इकोनॉमिक प्रोग्रेस के लिए, क्योंकि ये अलाउ करता है पीपल को कि वो एक पर्टिकुलर टास्क में स्पेशलाइज हो जाए। अगर आप कोई भी एक टास्क कर रहे हो तो आप उसमें स्पेशलाइज हो जाओगे, तो उस टास्क को स्पेशलाइज करने के लिए उन्होंने डिवीजन ऑफ लेबर किया। दिस स्पेशलाइजेशन मेक्स वर्कर मोर एफिशिएंट, और इस स्पेशलाइजेशन ने वर्कर को बहुत ज़्यादा एफिशिएंट बना दिया था। With this video, the further detail we will discuss in the next part. So till that, subscribe our channel and don't forget to like.